क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिर इसका। ये है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Full stop. What fraction of the volume of the Earth what fraction of the volume of Earth is the volume of the moon? What fraction of the volume of Earth is the volume of the moon? Is the volume of the moon. अब देखिएगा क्या है इसमें। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. कि मून जो है, मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के टर्म्स में अगर निकालते हैं तो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है मून का डायमीटर। तो वो इसी तरह से बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून वो अर्थ का कौन सा फ्रैक्शन है ये बताइए। तो मतलब आपको मून का वॉल्यूम निकालना है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के टर्म्स में। तो देखिएगा द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम ये कहेंगे कि डायमीटर दे रखा है हमको, डायमीटर of moon is equal to 1/4 into diameter of earth। अच्छा, डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा? जो मून का रेडियस है, मून के रेडियस को हमने बोल दिया ट्वाइस ऑफ आर एम यानी कि रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून, रेडियस का अगर ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ आर एम इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर क्या होगा? अर्थ के रेडियस का डबल। तो रेडियस कितना होगा अर्थ का? आर ई, तो ट्वाइस ऑफ आर ई। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रेडियस ऑफ मून आर एम इज इक्वल टू आर ई अपॉन 4 आ गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। तो मून जो है, मून भी एक स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉडी है। तो हम ये कहेंगे सिंस moon is a sphere, therefore since moon is a sphere, therefore volume of moon is equal to क्या होता है? 4/3 पाई। मून की बात कर रहे हैं तो आर एम का क्यूब, आर एम का क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई। आर एम क्या हो जाएगा? आर ई अपॉन 4 का क्यूब, आर ई अपॉन 4 का क्यूब। कुछ नहीं करना, आप क्या करें 4/3 पाई इंटू आर ई अपॉन 4 का क्यूब। तो आर ई का क्यूब को आप लिखोगे आर ई क्यूब, आप इसको आर ई क्यूब लिख लेंगे। और नीचे 4 है तो 4 के क्यूब को 4 4 16 4 64। तो 1/64 को आप बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 1/64 और ब्रैकेट में लिखिए 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये जो 4/3 पाई आर ई क्यूब है ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ अर्थ,
ठीक है भाई, अगर 4/3 पाई आर एम क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ मून है, तो 4/3 पाई आर ई क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64। ठीक है, क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अंशिका, जानवी, टीया, विहान, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए ओके ओके। अब जरा देखिएगा, आपका जो दूसरा डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 6। हैवी स्फेरिकल टैंक hemispherical tank is made up of an iron sheet a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick iron sheet 1 centimeter thick. Full stop. If the inner radius is 1 meter, if the inner radius is 1 meter, comma, then find the volume of the iron find the volume of the iron used to make the tank. Used to make the tank. Hemispherical tank is made up of an iron sheet. The hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. हेमीस्फेरिकल टैंक बनाइए आप। हेमीस्फेरिकल टैंक मतलब आप एक हेमीस्फीयर बनाइए। टैंक का मतलब क्या है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर समथिंग, वाटर और एनीथिंग लाइक दैट। तो अब ये जो हेमीस्फीयर बनाया है, ये थोड़ा सा ना, इसका जो मटेरियल है, जो जिस मेटल का ये बना हुआ है, वो थोड़ा सा थिक है। तो कितना थिक है, 1 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा कि ये जो मैंने हेमीस्फीयर बनाया, इन्होंने बोला इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो ये जो इसकी थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है टी, ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर का अगर रेडियस देखा जाए, अंदर का जो रेडियस स्मॉल आर, अगर वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, दोबारा बोलो सर, अंदर के रेडियस में ये बाहर वाला 1 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। अंदर वाला जो है, इन्होंने बोला इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो अंदर का रेडियस तो 1 मीटर हो गया, जिसको मैंने 100 सेंटीमीटर बोल दिया। और जो इसका मेटल है, जिस मेटल का ये हेमीस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर थिक है। तो अगर बाहर वाला रेडियस निकालूंगा तो वो 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में जो आयरन यूज हुआ है, उस आयरन का वॉल्यूम बताइए। मतलब ये जो शीट यूज हुई है, इस शीट का वॉल्यूम बताना है। तो शीट का वॉल्यूम कैसे बताएंगे? देखिए, टैंक है तो ये अंदर, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ चीज़ हम स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो अंदर वाला हिस्सा है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, और बाहर वाले का पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर बाहर वाले में से ये अंदर वाला मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सिर्फ ये जो हमारे पास शीट बची है, ये जो मेटल बचा है, सिर्फ इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा।
तो माइनस करना है ना। माइनस करना है बस, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। वॉल्यूम ऑफ द आयरन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द आयरन is equal to external volume minus internal volume। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा ये हो जाएगा 2/3 पाई आर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस टी इज इक्वल टू 100 प्लस 1 मतलब 101 सेंटीमीटर। तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस इंटरनल वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से 2/3 पाई को तो निकाल लीजिए आप कॉमन। तो 2/3 पाई तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो 2/3। अच्छा इस क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू कहीं कुछ और तो नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी। 2/3 इंटू 22/7 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप चाहे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो या चलो सीधा सीधा ही कर लो। ये हो गया 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, ठीक है। 101 का अगर मैं क्यूब देखता हूँ तो 101 का क्यूब क्या निकलेगा? मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। So 1010. अगर आप 101 को 101 से ही मल्टीप्लाई करते हो, 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 सा 1, 0 0 0, डबल क्रॉस 1 0 1, 1 0 1 1 2, 1 0 2 0 1। अब क्या करना है? 1 0 2 0 1 को फिर से 101 से मल्टीप्लाई करो। 1 0 2 0 1 क्रॉस 0 0 0 0 0, डबल क्रॉस 1 0 2 0 1, 1 0 2 plus 1 3 0 1 plus 2 3 0 1, 1 0 3 0 3 0 1। तो ये हो गया 44/21 इंटू 1 0 3 0 3 0 1 माइनस 100 का जो क्यूब करेंगे तो 100 में 1 के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 जीरो को 3 बार रिपीट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसके बाद जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 44/21 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 3 0 3 0 1 आ रहा है। और ये 7 से होगा क्या डिवाइड? नहीं, ट्वेंटी 21 से डिवाइड होगा। अगर मैं 7 से देखूं तो 7 से अगर चेक करें तो 7 4 28 है ना, तो 2 आ गया 23, 7 3 21, 21 फिर 2 आ गया 2 आ गया, हाँ नहीं हो रहा। चलिए सीधा 21 से डिवाइड करते हैं इसको। 21 से डिवाइड करिए 3 0 3 0 1 को, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस
0 तो ये तो पूरा 3030 बना दिया, अब फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक 30301। तो 21 1 ज़ा 21, 30 माइनस 21 कितना हो गया 9, फिर आ गया 93। तो 21 4 ज़ा अगर मैं देखता हूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 84 हो गया। और 84 अब कितना हो जाएगा, ये 9 है ना, ये 9 हो गया। फिर ये 0 नीचे कॉपी कर लिया, तो 21 4 ज़ा फिर से कितना हो गया 84, 21 4 ज़ा तो 6 आ गया 61, 21 3 ज़ा 63 होता है, तो हम क्या करेंगे 21 2 ज़ा कर देंगे 42। ये कितना हो जाएगा 19, एक 0 आ गया 190। तो 21 हाउ मच ज़ा, अगर 10 ज़ा करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी 9 ज़ा। शायद 8 आएगा। अरे वो तो गया 9 ज़ा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189। तो 1442.9 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। 44 इंटू 1442.9, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1442.9 इसको आप 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, फिर 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 5 7 7 1 6 क्रॉस 6 हो गया, 1 + 6 7, 7 + 1 8, 7 + 7 14, 1 कैरी, 1 + 5 6 + 7 13, 1 कैरी, 1 + 5 6। ठीक है, तो 63487.6 देखना जरा आंसर पीछे। 63487.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है। अगर आप चाहो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो इसको आपको 1 के आगे 6 0 लगाएंगे। मीटर क्यूब में 0.06348 ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा इतना आ गया। अब अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आपको देख लीजिए कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 100। ठीक है, 63487.6 100 से डिवाइड करते, कब करते डिवाइड, अगर सिर्फ सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 3 बार डिवाइड करो, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 डिजिट्स के बाद इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट में, 1 2 3 4 5, एक 0 और लगाओ और इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये आ गया 0.0634, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लिख दो, और ये हो गया मीटर क्यूब। देखना यही है ना, 0.6063 या 0634 ऐसे दे रखा होगा। 0.0634 है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? अंशिका, जानवी, टिया, विहान, कोई भी डाउट हो आपको बताइए, बताओ भाई। जानवी, टिया, मैथ्स में डाउट था हाँ हाँ मैथ्स में ही तो, बताओ। सर, एक मिनट। आप देखो, मैं 1 मिनट में पानी पी कर आ रहा हूँ जरा, कुछ कह रहे थे? हम्म? 2.5 का 14 and 16। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट।
तुम्हारा कल है और तुम्हारा परसों है। ठीक है जानवी, तुम्हारा तुमने बताया था 10 को है या 8 को है, कब बताया था मैथ्स का? सर मैथ्स का 14 को और Maths- साइंस का 10 को। साइंस का 10 को है। ठीक है टिया, तुम्हारा कब है मैथ्स का? सर कल। अच्छा कल है, चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर परसों के बाद एक तरह से बैच खत्म ही समझे आपका, सभी बच्चों का हो गया। 4-5 बच्चे बचे हैं यहाँ बस। चलिए तो परसों के बाद जानवी जिस टाइम तुम कहोगे उस टाइम फिर अलग से कोई टाइम ले लेंगे, क्योंकि तुम ही बचोगे, बाकी सारे बच्चों का हो गया है एग्जाम। ओके सर। हाँ परसों के बाद सबका हो जाएगा लगभग तुम्हारे अलावा। ओके सर। ठीक है बताओ भाई कौन सा था और टिया कौन सा डाउट था, कुछ कह रहे थे? सर 2.5 Yes, का sir. क्वेश्चन So 14 question है है PQRS is a rhombus. एक मिनट रुको बताता हूँ। हाँ PQRS is a rhombus And ABCD are the midpoints. and A, B, C, D are its midpoints. Yes, sir. Are the Of the midpoints. sides. Are the midpoints of the sides PQ, PQ, QR, RS QR, RS and SP respectively. and SP respectively. Show that Show that साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। the quadrilateral ABCD show that the quadrilateral ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Show that the quadrilateral ABCD is a rectangle. PQRS is a rhombus and ABCD are the midpoints of the sides PQ, QR, RS and SP respectively. तो पहले PQRS एक rhombus बनाएंगे हम। PQRS ये एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इनके मिड पॉइंट्स बना लो। EQ का मिड पॉइंट A, QR का मिड पॉइंट B, SR का मिड पॉइंट C और SP का मिड पॉइंट D। ठीक है ये हो गया। अब अब हम ये कहेंगे कि since PQRS is a rhombus, since PQRS is a rhombus, so since PQRS is a rhombus, so let PQ is equal to QR
इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको 2x के बराबर आप मान लीजिए। ठीक, तो 2x के बराबर मानने का रीज़न क्या हुआ कि a इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड भी x हो गई, ये भी x। क्यू आर रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो क्यू आर भी हमने 2x के बराबर मान लिया, तो ये वाली साइड भी x है, तो ये वाली साइड भी x, ये भी x तो ये भी x, ये भी x तो ये भी x, ये सारी साइड सब जो है बराबर बराबर हो गई। ठीक है, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल अगर मैं ये वाला ले लूँ तो ये वाला ले लूँ तो बात बन जाएगी। हाँ, बन तो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी आर को ज्वाइन कर दीजिए और फिर ये कहेंगे इन ट्राइंगल एस पी आर in triangle SPR since D and C are the midpoints, D and C are the midpoints of SP and SR respectively, midpoints of SP and SR respectively. D and C are the midpoints of SP and SR respectively. So by midpoint theorem, DC is parallel to PR. DC is parallel to PR and DC is equal to half of PR. इस पूरी स्टेटमेंट को बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल क्यू पी आर। नाउ इन ट्राइंगल क्यू पी आर, अब मैं क्यू पी आर की बात कर रहा हूँ, तो क्यू पी आर में हम ये कहेंगे कि A इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू पी, A is the midpoint of QP and B is the midpoint of QR and B is the midpoint of QR. A is the midpoint of QP and B is the midpoint of QR. So by midpoint theorem, AB is parallel to PR and AB is parallel to PR and AB is equal to half of PR। ये हो गया, इसको स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दो। तो सीधी सीधी बात है, देखिए जब ये DC जो है ये PR के पैरेलल है और AB जो है ये भी PR के पैरेलल है, तो इसका मतलब AB और DC दोनों आपस में भी पैरेलल है। भाई AB भी PR के पैरेलल और DC भी PR के पैरेलल, तो AB और DC आपस में पैरेलल। दूसरी बात, AB की लेंथ जो है वो भी हाफ PR के इक्वल और DC की लेंथ वो भी हाफ PR के इक्वल, तो AB और DC आपस में इक्वल। समझ गए? तो हम ये कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB is parallel to DC and AB is equal to DC. Therefore, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Parallelogram तो हो गया।
अब जो ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अगर कोई एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोल देते हैं। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि अब ना मैं एक इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल RCB। इन ट्रायंगल RCB, अच्छा इसको स्टेटमेंट नंबर 3 बोल दो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तक समझ में आ गया टिया? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल RCB। RCB ट्रायंगल में आके देखिए, ये वाली साइड भी x के बराबर है, ये वाली साइड भी x के बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। इसको भी फिर y बोल दो और इस वाले एंगल को भी y बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y। अब मैं कहूंगा इन ट्रायंगल RCB, एंगल RCB इज इक्वल टू एंगल RBC इज इक्वल टू y। यहाँ लिख दीजिए इससे, और रीजन में लिखेंगे बिकॉज RC इज इक्वल टू RB, क्योंकि RC RB के इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं ट्रायंगल QBA की बात करता हूँ, QBA। सर वो भी इसी तरह चलता है। हाँ, सर वो भी इसी तरह से। वो भी इसी तरह से इक्वल हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं इक्वल नहीं कह सकता। बताता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकता। देखो, ये x इस x के बराबर है, ये x इस x के बराबर है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये AB इस BC के बराबर है, ये नहीं पता हमें। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, मतलब मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ये x इस x के बराबर, ये x इस x के बराबर, और ये वाली साइड AB इस CD के बराबर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये तो कर सकते हैं। लेकिन हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करें QBA की, तो ये भी x है, ये भी x है, तो इसका अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन वो y के बराबर ना होकर कुछ अलग टर्म मान लो। सर वो VU Z क्या हुआ, और वर्टिकल Z। अपोजिट एंगल y। वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होता है जब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस आती हैं। तो आप ये देखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन तो ये है, ये, और एक स्ट्रेट लाइन ये है ना, तो ये वाला z इस z के बराबर होगा। ऐसे ही y के लिए एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक ये और एक ये, तो ये वाला y के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, समझ गए? यस सर। अच्छा, अब जरा देखिएगा, तो मैं ये कहूँगा कि इन ट्रायंगल QBA जो ट्रायंगल है आपका QBA, इसमें हम ये कहेंगे एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल QAB। एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल QAB इज इक्वल टू Z। लिख दीजिए से, मान लिया हमने ऐसा, सिंस QA इज इक्वल टू QB, सिंस QA इज इक्वल टू QB, क्योंकि QA जो है वो QB के इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। अच्छा, और जब ये एक रोम्बस है तो रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल RCB एंगल R प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R कितना हो गया, 180 माइनस 2y, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 4। इन ट्रायंगल QBA में क्या हो जाएगा, एंगल Q प्लस एंगल Z प्लस एंगल Z, एंगल Q प्लस Z प्लस Z, एंगल Q प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री
तो ये प्लस का 2z हो गया, उधर जाकर -2z हो जाएगा, 180 माइनस 2z। इक्वेशन नंबर 5। तो एंगल आर ये आ गया, एंगल क्यू ये आ गया, हम ये कहेंगे सिंस पी क्यू आर एस is a rhombus, therefore angle R plus angle Q is equal to 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी पैरेललोग्राम हो या कोई भी रोम्बस हो, उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल R कितना है? 180 माइनस 2y, और एंगल Q कितना है? 180 माइनस 2z इज इक्वल टू 180 माइनस 2y माइनस 2z, ऐसे लिखिए माइनस 2y माइनस 2z, ठीक है। माइनस 2y माइनस 2z प्लस 180 हो गया 360 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपने क्या करा, -2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 360, ठीक है। आगे की कहानी मैं इस तरफ कर लूँ। y plus z equal to 180 अपॉन 2 हो जाएगा। हाँ जी, देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 360 कितना हो गया? -180, माइनस से माइनस कट गया 290 तो y प्लस जेड इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ये हो गया। अब मैं ये कहूँगा कि एंगल, ये लिखो y प्लस एंगल b प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स on a point, sum of all angles on a point on a straight line is 180 डिग्री। अगर यहीं पर ये दो एंगल्स होते ना, अगर यहीं पर ये दो एंगल्स होते तो मैं इसको क्या बोलता, मैं इसको लीनियर पेयर बोल देता, पर ये 3 एंगल है। ये जो पॉइंट B है, यहाँ पर एंगल Y भी बन रहा है, ये एंगल B भी बन रहा है, और ये एंगल Z भी बन रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल B प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B और y प्लस z कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना हो गया? 180 माइनस 90, एंगल B हो गया 90 डिग्रीज। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। यही चीज प्रूव कर ली, ठीक। चलिए जी, इसके बाद समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो फिर ये रेक्टेंगल हो गया। बताइए डिया, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ये बीच वाला मिटा रहा हूँ। तुम्हारा डाउट जो है वो देखता हूँ अभी। कौन सा बताया था? 14 and 16 14 और 16। 16 एक्सप्रेस 14 तो यही तो है, कल ही तो करवाया था ये वाला। ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो तुम्हारे भी थे 58 है ना। और 16 बताओ। 16 देखिएगा, मैं इसका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। तो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 16
क्वेश्चन 16 में देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा इधर x माइनस 4। तो तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 को बोल दीजिए लेंथ, x को बोल दीजिए ब्रेथ और x माइनस 4 को बोल दीजिए हाइट। बस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस। क्यूबॉइड होता है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वही दे रखा है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि उसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो बताइए। तो हमने कहा कि ये लेंथ हो जाएगा 3, x जो है वो ब्रेथ हो जाएगा और x माइनस 4 हो जाएगा इसका हाइट। ठीक, फर्स्ट पार्ट तो ये। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में वॉल्यूम दे रखी है 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20k। 8 ky माइनस 20k। यहाँ पर क्या करेंगे? 4 के टेबल में 8, 20 और 12 तीनों आते हैं, तो 4 कॉमन ले लो। k इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो k कॉमन ले लो। 4k आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा? 3y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस 5। 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो 4k तो बाहर है। अब 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। मैं सोचता हूँ कि इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग और कर लिया जाए। तो ये हो गया 4k। अब 3 में अगर माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस 15 और प्लस 2 चाहिए, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें? स्टेप में नहीं छोड़ सकते, इसे 4 बार दिखा देंगे। भाई ये जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको आप फैक्टर तो करके दिखाएंगे ना। भाई y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 5। दोनों को मल्टीप्लाई करा, आ गया माइनस 15। अब 2y को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 2y के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 15। तो 5 3 सा कर दो ना, 5y माइनस 3y। तो 5y माइनस 3y क्या हो जाएगा? प्लस का 2y और 5 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 15। ठीक है, इधर लिखिएगा माइनस 5। तो ये हो गया 4k 3y स्क्वायर प्लस 5y। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? y कॉमन आ रहा है। y कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? 3y प्लस 5। यहाँ से आपने माइनस 1 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 3y प्लस 5। तो 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। ये जो 4k है इसको ले लीजिए लेंथ, 3y प्लस 5 को ले लीजिए ब्रेथ और y माइनस 1 को ले लीजिए हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। लीजिए और बढ़िया से करना कल का पेपर। ठीक है, आप भी मेहनत करिए। कोई डाउट आए तो कल पूछना। तो तुम्हारा कल एग्जाम है, फिर तो तुम्हें बस DPS राजनगर एक्सटेंशन वालों को ही कल बुला लेंगे फिर, है ना, फर्स्ट हाफ में। जानवी कल भी है स्कूल? Yes, sir. ठीक है, चलो तो यही टाइम बुला लें, 2-2:30 बजे। हाँ, कल भी 2:30 बजे का ही रख लेंगे। Okay, sir. ठीक है, चलिए जी, कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।